Hello dear students, myself Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy, and here we are going to see the Physical Pharmaceutics 1, that is the syllabus from 3rd semester B Pharmacy as per PCI syllabus, and we are going to see we are already on the unit 5th. We have already seen the pH, Sorensen scale, pH measurement by colorimetric and electrometric, that is called potentiometric, and now today we are going to see buffer and buffer equation. So let's start with the buffer and buffer equation. So first, what do we mean by buffer? So buffer are nothing but the substances, okay, or the solution which shows the resistance to change in pH by the small amount of addition of the alkali or acid. This is most important definition for buffer, because यहाँ हम लोग मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन मे बी फॉर 2 marks in buffer equation or define the buffer. देयर माइट बी द क्वेश्चन फॉर वाइवा वाउस, ये वाइवा के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि बफर क्या है, बफर कैपेसिटी क्या होती है. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू बफर. तो सबसे पहले आपको बफर की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि बफर, हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बफर यानी क्या और हमारे पास सबसे अच्छा बफर कौन सा है. तो आपने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी. दैट नो आई एम सेइंग दैट कि ये आपके पास प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज अ ब्लड. तो ब्लड इज अ वेरी गुड बफर, है ना. और कौन सा बफर है ये आपको एक असाइनमेंट के तौर पे आप मुझे बताना कि ब्लड कौन सा बफर है, उसमें यानी कौन से सॉल्ट और एसिड प्रेजेंट है या व्हाट एवर इट मे बी कि क्या प्रेजेंट है उसमें, है ना. जैसे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोकैटायन है या व्हाट, आपको वो एक ढूंढ के रखना है. तो blood is very good buffer that is having a pH 7.4 and it try to resist the change in pH from 7.4. okay, because small change in अगर pH हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम जाती है वहां पर एंजाइमेटिक रिएक्शन बॉडी की जो होती है या और कुछ. तो पहली चीज हम लोग बफर के बाद में बात करेंगे कि बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट द pH चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको आना चाहिए. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अगर हम लोग आगे चलते हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेसेस और रिएक्शन विच रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक स्टेबल पीएच रेंजेस. अब यहां पर मैंने यही बात बताई थी आपको, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है या इवन यूर डाइजेशन है या और कुछ चीजें हैं जो हम लोग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं. तो ये सब चीजें एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है. इफ द पीएच चेंज देन द प्रोसेस इज डिस्टर्ब. नॉट ओनली दिस, अगर हम लोग कोई सिंथेटिक रिएक्शन देख रहे हैं या और कुछ चीजें देख रहे हैं, इन दैट सिंथेटिक रिएक्शन समटाइम्स द पीएच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिसोल्यूशन टेस्टिंग कर रहा हूं, मेरे पास एक टैबलेट है उसकी, तो आपको मालूम है कि टैबलेट खाने के बाद में सबसे पहले स्टमक में जाएंगी. इफ इट इज नॉट इंटेरिक कोटेड, अगर उसके ऊपर इंटेरिक कोटिंग नहीं होगा, इंटेरिक कोटिंग का मतलब है कि उस टैबलेट पे एक हम लोग हल्की सी कवरिंग चढ़ा देते हैं एंड दैट कवरिंग प्रोटेक्ट अवर टैबलेट फ्रॉम स्टमक एसिड, और इसलिए मेरी टैबलेट एज इट इज इंटैक्ट नीचे जाएंगी इंटेस्टाइन में. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहां पर अगर हम लोगों को उसकी स्टडी इंटेस्टाइन में करना है तो मुझे इंटेस्टाइन का पीएच बाहर बनाना पड़ेगा. दैट मीन्स 6.8. इफ द टैबलेट इज टूवर्ड द स्टमक, पेट में अगर वो डिसइंटीग्रेट होने वाली है, एब्सॉर्ब होने वाली है, तो आई नीड टू मिमिक द पीएच ऑफ स्टमक आउटसाइड, दैट इज 1.2 और 1.8, और हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट तक के, हम लोग 3 pH तक हम लोग बाहर मेंटेन कर सकते. सो दीज आर द सर्टन pH रेंजेस विच रिक्वायर्ड, और हम लोग उस टाइम पे बफर बनाते हैं. दैट मीन्स 3 का बफर, 6.8 का बफर, 7.4 का बफर. सो दीज आर द सर्टन रिएक्शन और इंपॉर्टेंस हम लोग यहां पर देख रहे हैं बफर के बारे में. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट. ये इतना डिटेल हमें इलेबरेट करने का काम नहीं, सिर्फ इतना ही बात करना है हमको कि सम प्रोसेसेस और रिएक्शन नीड टू बी अ वेरी स्पेसिफिक पीएच, दैट इज मोर देन इनफ. नाउ बफर सॉल्यूशन हैव अ वर्किंग पीएच रेंज एंड कैपेसिटी. ये कैपेसिटी भी हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि एक वर्ड है आपको पूरा की पूरा बफर कैपेसिटी और वर्किंग पीएच रेंज. मतलब क्या होता है कि हर बफर की अपनी एक पीएच रेंज होती है. जैसे मैं बात करूं, फॉस्फेट बफर है, एसीटेट बफर है, सिट्रेट बफर है या अमोनियम क्लोराइड बफर है ना.
तो इनकी सबकी अपनी अपनी एक पीएच रेंज होती है। कोई बफर 3 से 5 के पीएच रेंज में ही काम करेगा, सो उसी पीएच रेंज में हम लोग उसके साथ काम करते हैं। और इसको समझने के लिए मैंने तभी भी बताया था कि यू कैन गो विद दी आईपी, है ना, इंडियन फार्माकोपिया। बहुत सारे पीएच, आपको जो पीएच का बफर बनाना है उसका आपको आईपी में एक प्रोसीजर दी है, तो वी कैन गो विद दिस एंड दे आर हैविंग अ डिफरेंट पीएच रेंज एंड कैपेसिटी। मतलब क्या मालूम है क्या कि इसकी जैसे एक बफर है उसके अंदर मैं कितना, जैसे मेरे पास एक बफर है उसके अंदर मैं हाउ मच अमाउंट ऑफ एसिड अगर डालूं, दैट एसिड डालने के बाद भी वो रेजिस्ट कर रहा है चेंज इन पीएच काफी हद तक के, तो वो उसकी कैपेसिटी हो गई। तो कोई कोई बफर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, तो लाइकवाइज जितना आप उसके अंदर एसिड या बेस डालोगे, एसिड या बेस डालने के बाद में वो चेंज होना शुरू हो जाएगा पीएच उसका, मगर वो कितने हद तक के उसको रेजिस्ट कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल वर्ड में बफर कैपेसिटी। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। मैं यहां समझा रहा हूं कि कितना आपका बफर चेंज होता है और सॉरी पीएच चेंज होता है विदाउट बफर और विद बफर। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl अगर हम लोग 100 ml प्योर वाटर में ऐड कर देते हैं तो वाटर का पीएच 7 होता है, तो 7 से पीएच देखो कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ, 3 तक पहुंचा। ओके, मगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर, रादर देन दिस इफ आई एम एडेड acid, strong acid to the, if I am adding a strong acid in a 0.01 molar sodium acetate and acetic acid buffer, pH चेंज होता है सिर्फ 0.09 pH यूनिट से। तो आप सोच सकते हो कि कितना रेजिस्टेंस शो करता है बफर अपने pH को चेंज होने में। तो जब कभी भी हमें pH सेंसिटिव रिएक्शन, जब कभी भी हमें पीएच के फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ बात करना है, तो हम लोग वी आर यूजिंग द बफर सॉल्यूशन रादर देन अ प्लेन वाटर और एनीथिंग एल्स, है ना। क्योंकि पानी में आप खुद देख सकते हो कि सिर्फ 1 ml 0.1 नॉर्मल HCl डाला तो पीएच 7 से लेके 3 तक चेंज हो गया। वही अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी डालता हूँ 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड बफर इक्वल स्ट्रेंथ में, देन पीएच चेंज ओनली बाय 0.09 पीएच यूनिट। ओके, नाउ आगे चलते हैं। What is buffer composed of? There might be question in viva voce और synopsis, बफर किससे बनता है। बफर आप इतना आंख बंद करके ये ध्यान में ही रखना है, यू नीड टू रिकॉल बफर इज मेड फ्रॉम वीक एसिड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वीक बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ठीक है, तो वीक बेस या वीक एसिड उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ हम लोग बात करेंगे कि आपका बफर बनेगा। तो बफर का कॉम्पोजिशन हमने डिस्कस किया। बफर इफेक्टिवली मेंटेन द पीएच रेंज ऑफ द मोड, दैट मींस मस्ट कंसिस्ट ऑफ द वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब एक तो मेरे पास वीक एसिड होगा, उसके साथ उसका बेस होगा, वीक बेस होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज द वे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, दूसरा हम लोग बोलेंगे वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जैसे मैं वीक एसिड का एग्जांपल बार बार लेता हूं, CH3COOH, दैट मींस एसिटिक एसिड, और उसका कॉन्जुगेट बेस मतलब CH3COONA, दैट मींस सोडियम एसिटेट। ठीक है, नाउ उसके एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। द यूज ऑफ वन और अदर विल सिंपली डिपेंड अपॉन द डिजायर्ड पीएच। मतलब क्या होगा यहां पर कि वीक एसिड कितना लेना है और उसके साथ उसका सॉल्ट कितना लेना है, वीक एसिड कितना लेना है और उसके साथ उसका सॉल्ट कितना मिक्स करना है, ये डिपेंड करेगा आपको कितना पीएच चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्वल प्रोपोर्शन में लेंगे वीक एसिड और उसका करस्पॉन्डिंग बेस कॉन्जुगेट बेस यानी एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट इक्वल प्रोपोर्शन में ले रहे हैं तो पीएच में भी 4। अगर मैं यहाँ एसिड बढ़ा दूं CH3COOH, देन पीएच में भी 3.5। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बढ़ा दूं तो पीएच में भी 4.2 लाइकवाइज। तो ये डिपेंड करेगा कि आप का प्रोपोर्शन कितना होना है, क्योंकि कौन सा आपको पीएच रेंज चाहिए। ओके, नाउ आगे चलते हैं।
एसिटिक एसिड यहाँ हमने लिया, उसका कॉन्जुगेट बेस अगर मैं बात करूं तो CH3COO, दिस इज एसिटिक एसिड. देयर माइट बी वन मोर क्वेश्चन, हाउ यू कैन कैटेगराइज और क्लासिफाई द बफर. तो देर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ बफर, वन इज एसिडिक बफर एंड अनदर इज बेसिक बफर. तो दिस वन अपर एग्जांपल इज ऑफ एसिटिक बफर. ये आपका एग्जांपल है एसिटिक बफर का. और ये जो एग्जांपल है आपका पायरिडीन, तो हम इसको बोलेंगे पायरिडीन करस्पॉन्डिंग विद द पायरिडीनियम कैटायन लाइक पायरिडीनियम क्लोराइड. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर. तो एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट एसिटिक बफर. नॉट ओनली दिस, अगर आपको चाहिए तो आप बोरिक एसिड वाला भी एग्जांपल ले सकते हो. बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट. बोरिक एसिड एसिडिक कंपोजिशन वीक एसिड एंड सोडियम बोरेट इट्स कॉन्जुगेट बेस. तो ये भी एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो. तो आपको अगर क्वेश्चन सेपरेटली पूछा गया categorize the buffer or classification of the buffer acidic and basic, so you need to go with the these two answers, that is buffer is classified in a acidic buffer and basic buffer. For example, acidic buffer is sodium acetate and acetic acid and sodium borate and boric acid. Basic buffer is, you can put the formula of pyridine and pyridinium chloride. Okay, apart from that, one more example is NH4Cl and NH4OH. That means ammonium hydroxide and ammonium chloride is one more basic buffer. Okay, so this is up till now. Now आगे चलते हैं. So next is हमारे इसमें what is buffer equation. अब बफर इक्वेशन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन में भी आपको 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या उस हिसाब से आपको क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आ सकता है. कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द बफर इक्वेशन फॉर 2 मार्क्स, or sometimes, sorry, they may ask the question for write down the Henderson-Hasselbalch equation for again 2 marks, है ना. तो Henderson-Hasselbalch इक्वेशन या ये इक्वेशन आपको 2-2 मार्क के लिए पूछा जाता है. तो लेट्स कम टू दी buffer equation. So buffer equation is developed by considering the effect of salt on the ionization of weak acid having the common ions. तो हम लोग यहाँ पर पहले weak acid के बारे में बात कर रहे हैं, और weak acid का उसका जो इफेक्ट होगा आयोनाइजेशन का, वो इफेक्ट हम लोग देखेंगे वीक एसिड का उसी के सॉल्ट के साथ जिसमें एक कॉमन आयन होगा. तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि वो क्या चीज है. ठीक है, नाउ दिस इज गिवन बाय हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन. तो यहां तक तो हम लोग पहुंचे. ठीक है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि आपको कैसे इसको बात करना है. ओके, सो हम लोग बफर इक्वेशन पहले देख लेते क्या लिखना है हमें. तो पहली बात, हमको बफर इक्वेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, है ना. अब बफर इक्वेशन में आपको क्या क्या लिखना है ये जरूरी है. सबसे पहले आप लिखोगे कि इट इज, जो हमने पहले लाइन बताई कि बफर इक्वेशन इज कंसिडर ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट हैविंग अ कॉमन आयन. वीक एसिड कौन सा है, तो हम लोग लेते हैं CH3COOH. ठीक है, इसका डिसोसिएशन मतलब इसको हम लोग पानी में डालेंगे और ये डिसोसिएट होगा, तो ये मिलेगा आपको CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस. ठीक है, तो ये आपका डिसोसिएशन हुआ. अब ये बात दिमाग में हरदम के लिए भर लो, फिट कर लो कि जो वीक होता है उसका डिसोसिएशन स्लोली होता है, जो स्ट्रांग होता है उसका डिसोसिएशन फास्ट होता है. जैसे कि HCl इज वेरी स्ट्रांग एसिड, तो जैसे ही पानी में डालेंगे वैसे ही H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा. एज सुन एज इट गोज इनटू द वाटर इट प्रोड्यूसेस H प्लस, और इसीलिए ये H प्लस जो जल्दी बनाता है वो स्ट्रांग एसिड. मगर जैसे इसको पानी में डाला ये बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, यानी वीक है. ठीक है, अब अगर यही इक्वेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैकल्टी वांट्स कि एज पर मार्टिन आपका इक्वेशन आपको लिखना है, तो मार्टिन क्या बताता है कि मार्टिन ने इसको ऐसे समझाया, HAC दैट मीन्स एसिटिक एसिड ऐसे लिया उन्होंने, प्लस H2O. व्हाट दे सेड, यहां उन्होंने H3O प्लस लिखा प्लस एसिटेट को माइनस किया. यू कैन गो विद दी एनी वन, जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके साथ आप जा सको. मैं प्रिफर करता हूं कि मार्टिन अगर ये बोल रहा है तो इसके साथ चलो. ठीक है, सो दिस इज दी बफर इक्वेशन. शुरुआत की हमने डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड. अब मुझे बताओ, हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि K है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखते हैं H3O प्लस एसिटेट का माइनस, और यहां हमने ले लिया नीचे HAC.
हम लोग H2O इसलिए नहीं लगाते इसके अंदर क्योंकि H2O इज इन एक्सेस, तो अल्टीमेटली जो चीज एक्सेस में है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो एक्सेस में है इसलिए हम लोग इसको यहां नहीं लिख रहे, अदरवाइज कोई चीज होती है रिएक्टेंट में वो हमें लिखना पड़ती है, मगर वो एक्सेस में, ठीक है। तो ये Ka बना दिया। अब क्या हुआ यहां पर, ये हमने इक्वेशन लिख दिया। इसके बाद अगर और इसकी वैल्यू दी है मार्टिन के अंदर, अगर आपको याद रही तो बहुत अच्छी, 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵, इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है, Ka वैल्यू है आपकी एसिटिक एसिड की। अब जैसे ही मैं इससे आगे जाता हूं, अगर मैंने इसके अंदर कोई सॉल्ट डाला, जैसे CH3COONA डाला, CH3COONA डिसोसिएट होके क्या देंगे आपको, तो ये आपको देंगे CH3COO- और Na को हम लोग बाद में देख देंगे, Na+ को बाद में, इसका काम नहीं क्योंकि ये कॉमन में नहीं है। कॉमन में क्या है मेरे पास, CH3COONA। अब इसको लिखना कैसे आपको, दैट मीन्स एसीटेट Na, आपका ये डिसोसिएशन में जाएगा, एसीटेट माइनस बनेगा और Na+ बनाएगा, दैट मीन्स ये एसीटेट और ऊपर एक आपके पास एसीटेट है, ये दोनों कॉमन आयन हो गए, ये दोनों, ये और ये कॉमन आयन होंगे, यानी आप इसी सॉल्यूशन के अंदर अभी आपने सोडियम एसीटेट डाला तो उसमें एसीटेट इज कॉमन आयन हो गया। अब एसीटेट कॉमन आयन होने के बाद में यहां क्या डिस्कस करना है, as compared to acetic acid, this compound CH3COONA act as a strong electrolyte, ये क्या एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये है HAC, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज एक्ट एज अ वीक, ठीक है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये डिसोसिएट जल्दी होगा, डिसोसिएट जल्दी होगा यानी CH3COO मिलेगा इससे, तो अगर CH3COOS इससे मिलेगा तो आपके इस इक्वेशन में Ka इज इक्वल टू H3O प्लस एसीटेट माइनस और HAC, इस इक्वेशन में एसीटेट बढ़ जाएंगे, एसीटेट बढ़ जाएंगे इसका मतलब AC बढ़ जाएगा, तो आपको ये मोमेंटरली आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, एंड मोमेंटरली, यही लैंग्वेज मार्टिन ने यूज की है कि मोमेंटरली आपका इक्वेशन, दैट मीन्स व्हाट, बगैर आपका बफर का इक्वेशन मेंटेन करने की या डिसोसिएशन कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करेगा 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵। अगर आपको ये मेंटेन करना है, ये आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ कम होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, एक टर्म अगर आपकी बढ़ रही है तो एक टर्म आपकी अपने आप कम होंगी। तो एट द सेम टाइम वहां पर क्या कम होने वाला है, वहां पर कम होने वाला है H3O प्लस गोज ऑन डिक्रीजिंग, साइमल्टेनियसली क्या होगा, HAC जो है गोज ऑन इंक्रीजिंग। आप देखो, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये वाला जो टर्म है आपका, ये आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, ये कम होगा तो ये इंक्रीज होगा। देखो आप यहां पर अगर ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, CH3COOH H2O, ये है ना एसीटेट, तो हम लोग अभी क्या बात करें कि ये अगर बढ़ रहा है तो ये कम हो गया, ये कम हो गया तो ये बढ़ा आपका HAC, एंड एट द सेम टाइम आपको एक लाइन यहां लिखना है कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड towards left or towards reactant, equilibrium shifted towards reactant, so the equilibrium shifted towards the left, that means towards the reactant side. what I am trying to say कि ये हमने एक सॉल्यूशन लिया एसिटिक एसिड और वाटर का, और उसका ये हमने निकाला, इसके अंदर कॉमन आयन जो है वो एसीटेट है, यहाँ एसीटेट है। अब इसी सॉल्यूशन में मैंने सॉलिड CH3COONA डाला, अब सॉलिड CH3COONA डालने के बाद में उसका डिसोसिएशन ऐसे होगा, फिर ये इक्वेशन जो हमने लिखा था एज इट इज, ये इक्वेशन हम लोग फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, यही इक्वेशन जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है उसी का इक्वेशन मैंने फिर से यहाँ लिखा, मगर अब इस इक्वेशन में क्या होगा कि जैसे ही मैंने सॉलिड CH3COONA दैट मीन सोडियम एसीटेट डाला, तो अब यहाँ पर एसीटेट जो है वो बढ़ गया, तो आपके जो डिसोसिएशन ऑफ एसिड लिखा था आपने ऊपर वाले इक्वेशन में, अब उसी इक्वेशन में एसीटेट बढ़ जाएगा। अब ये एसीटेट बढ़ गया तो इसका मतलब H3O प्लस आपका कम होगा, और HAC यानी अनडिसोसिएटेड एसिड आपका बढ़ेगा।
और अनडिसोसिएटेड एसिड बढ़ रहा है, मतलब ये अगर आपका बढ़ रहा है CH3COOH या HAC अगर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम किधर आएगा, इस साइड में आएगा। जो चीज बढ़ रही है उस साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, दैट मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना, या टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड हम लोगों ने नीचे लिखा। मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन जो लगाया है वो सिर्फ इस इक्वेशन को लगाया है ना, एसिड वाले इक्वेशन को मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया है, मैंने कहीं पर भी इस इक्वेशन को लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाया, दैट मीन्स सोडियम एसिटेट के इक्वेशन को लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाया, हमने फिर से वही एसिटेट का ही इक्वेशन लिखा और हम लोग यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे। नाउ बफर इक्वेशन में इतने आपको ये पॉइंट तो लिखना ही है, इसके आगे बफर इक्वेशन में हम लोग आगे चलेंगे कि अब आगे क्या होगा। वापस से हम लोग देखते हैं Ka इज इक्वल टू H3O प्लस, और फिर से वही इक्वेशन में वापस लिख रहा हूं और यहां हमने लिखा HAC। कैन आई से कि मुझे इसको पीएच टर्म में बनाना है इस इक्वेशन को, तो मैं बना सकता हूं क्या, यस। हम लोग पीएच में क्या करेंगे, तो इसमें H3O प्लस ले लेते हैं, इस साइड में रीअरेंज करते हैं सिर्फ इस इक्वेशन को। अगर आपको H3O प्लस के साथ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हाइड्रोनियम आयन नहीं यूज करना है, यू कैन सिंपली यूज H प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज गिवन इन अ मार्टिन कि आप H3O हाइड्रोनियम आयन यूज करो, तो हम लोगों ने ये यूज किया, ठीक है। बोथ आर द सेम। H3O प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ Ka लिया, इसके साथ हम लोग ले लेते हैं HAC, और हम लोग नीचे क्या लेते हैं यहाँ पर AC माइनस, दैट्स इट। यहां हम लोग यहां तक पहुंचे। अब यहां क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि अगर आपका कंपाउंड वीक है, एसिड वीक है, HAC इज वीक, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। इसका मतलब डिसोसिएट नहीं होंगे से अच्छा डिसोसिएट बहुत कम होगा, दैट इज वेरी वेरी लेस डिसोसिएशन होगा। तो व्हाट एवर द HAC, इट इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड को कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये डिसोसिएट कम हो रहा है तो इसमें से एसिटेट जो निकलने वाले हैं वो भी बहुत कम निकलेंगे, दैट मीन्स निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एसिटेट इसमें से निकलेगा। तो जितने भी एसिटेट आपके पास आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, ये सभी के सभी आ रहे हैं सॉल्ट से। सॉल्ट से मतलब आपके पास आ रहे हैं सोडियम एसिटेट से, है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी जो है आपके इक्वेशन में HAC, इट इज रिप्रेजेंट एसिड एंड दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट अ salt. तो कैन आई रिप्लेस दिस H3O प्लस इज इक्वल टू Ka, यहां मैं लिखता हूं एसिड और यहां मैं लिखता हूं सॉल्ट, यहां मैं लिखता हूं सॉल्ट। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग यहां पर आते हैं कि ये इक्वेशन हमें मिल गया, ये एक पहला इक्वेशन मिला, है ना। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं और अब मुझे पीएच के टर्म में बात करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पीएच के टर्म में बात करते हो हम लोग बार बार पीएच के टर्म में लगाना है तो लगा दो माइनस लॉग टू द बेस 10 वैल्यू, हम लोग लगा के देखते हैं क्या होगा। दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दो सबको माइनस लॉग टू द बेस 10 के साथ, तो व्हाट विल हैपन्स, व्हाट, ये हम लोगों को सिंपल सी बात है ना। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ लिख के देखते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, ये पूरा की पूरा एक ब्रैकेट में डालता हूं, Ka इंटू एसिड बाय सॉल्ट, इसको पूरा हम ब्रैकेट क्लोज कर देते, ठीक है। अब यू नो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी पीएच, ये डेफिनेशन है पीएच की, ओके। ये हम लोग लगा लेते हैं माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka मालूम है आपको क्या है, माइनस लॉग ऑफ Ka इज नथिंग बट pK वैल्यू। फिर भी हम लोग यहां लिख लेते हैं माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन फिर से रीअरेंज करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K इज नथिंग बट pK वैल्यू, माइनस को मैं यहां प्लस कर देता हूं, प्लस कर दिया तो हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ सॉल्ट, ऊपर चले जाएगा और एसिड नीचे आ जाएगा। सो अब ध्यान में दो, ये इक्वेशन जीपैट में बार बार पूछे गए इक्वेशंस में से एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन जीपैट में पूछे गए बार बार, दैट मीन्स इक्वेशन है, दैट इज pK प्लस log of salt upon acid, if it is pK minus log of acid by salt, दोनों भी सही है, सभी के सभी इक्वेशन हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन है। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपको वाइवा में भी पूछा जाता है, सिनॉप्सिस में भी पूछा जाता है, राइट डाउन द हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, तो ये इक्वेशन है वो।
नॉट ओनली दिस, अगर मैं यहां पर लिखूं pH इज इक्वल टू pKa प्लस, अगर मैं यहां पर बात करूं लॉग ऑफ सॉल्ट, यानी क्या है, तो सॉल्ट यानी हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेट बेस, तो ये चलेगा, डिवाइडेड बाय एसिड यानी क्या है, तो वीक एसिड है, तो वीक एसिड, तो ये अगर आपको लिखा है तो भी ये भी इक्वेशन सही है, तो ये इक्वेशन आपके पास कॉपी में पेन डाउन होना जरूरी है, ये सभी के सभी इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसी एंगल में, तो OH के लिए भी यही होगा, दैट इज OH माइनस, दैट मीन्स अगर ये हम लोग वीक एसिड के बजाय वीक बेस के लिए हेंडलसन हेसलबैच इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, OH इज इक्वल टू क्या बनेगा, OH इज इक्वल टू यहां आएगा KB, यहां आएगा KB, ऊपर एसिड था तो अब बन जाएगा बेस, और यहां हम लोग लेंगे सॉल्ट, दैट्स इट, यही इक्वेशन ऐसा बनेगा, ठीक है। अब उसको माइनस लॉग से आप कर दोगे तो आपको मालूम है कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन OH है ना, तो क्या बनता है, माइनस लॉग ऑफ OH कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट POH, सेम इक्वेशन हमारे पास ऐसे बनेगा PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ऊपर और बेस नीचे, यही इक्वेशन हमने ऐसे लिखा मगर इन टर्म्स ऑफ PKB या POH वैल्यू में लिखा, दैट्स इट। तो ये पेन डाउन करो साथ साथ में मेरे, है ना, तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया हेंडलसन हेसलबैच इक्वेशन। मगर अब जो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बोल रहा हूं, हाँ, जो लोग आगे हम लोग तैयारी करने वाले किसकी, जीपैट की, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां समझा देता हूं आपको। आपको क्वेश्चन में दिया है इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड और उसका कुछ, मगर आपको वैल्यू, आपको बोला है कि फाइंड आउट पीएच, और वैल्यू दी है पीकेबी की। तो अगर पीके दिया है तो पीएच निकालना आसान है, आप पीके ले लो, लॉग ऑफ सॉल्ट और एसिड के कॉन्सेंट्रेशन डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट व्हाट दे आस्क यू अबाउट, आपको वैल्यू दी है पीकेबी की और पूछ रहे हैं पीएच, तो अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, वो है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये हमें पता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। या अगर मुझे लिखना है 14 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू वाटर का पीकेडब्ल्यू वैल्यू, यानी 14 पीकेडब्ल्यू वैल्यू है ना, ये 14 होती है, तो ये पीकेडब्ल्यू लेते हैं। इसका मतलब पीओएच की वैल्यू क्या हुई, पीओएच इज इक्वल टू क्या हुआ, पीओएच इज इक्वल टू आपके सामने हुआ पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच, पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच, ये हम लोग लगा सकते हैं, है ना। अब ये पीओएच की वैल्यू, ये पीओएच की वैल्यू मैं ये पीओएच की जगह रख दूं क्या, दैट मीन्स पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच, मैं नीचे एक और पेज लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या बात करें कि यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, ये पीओएच यानी पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच, ये हम लोग लिख रहे हैं, पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच, ये लिख रहे हैं। तो पीओएच की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो पहले मैं पीओएच का इक्वेशन फिर से लिखता हूं, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, log of salt upon base। now what I am trying to say, POH की वैल्यू डाल देते, क्या वैल्यू है हमारे पास, PKW माइनस PH इज इक्वल टू PKB प्लस log of salt upon base, ठीक है। ये मैं सिर्फ जीपैट वालों के लिए हम लोग ये डिस्कस करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप रीअरेंज करो, इन टर्म्स ऑफ पीएच निकाल के रख दो इसको, तो हम लोग बोलेंगे माइनस पीएच इज इक्वल टू, ये पीकेडब्ल्यू इधर लेके चल जाते हैं, तो पीकेबी माइनस पीकेडब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। माइनस साइन हटा देते हैं इसमें से सबका, माइनस साइन हटेगा तो ये क्या बनेगा, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पीएच इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी प्लस ही कर देता हूं मैं इसको माइनस नहीं करता, क्यों, क्योंकि मैं अभी चेंज करने जा रहा हूं, लॉग ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट। अगर आपको चाहिए और एक स्टेप तो आप इसको माइनस करो, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस ही रहने दो,
मगर जैसे ही आप उल्टा कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा लॉगरिदमिक फंक्शन। एंड दिस इज द इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर जीपैट कैलकुलेशन। एक एग्जांपल भी मैं बताता हूँ कि कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। लेट्स सी द कैलकुलेशन कौन सी है हमारे पास। कम टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, फिर हम लोग इसका यही इक्वेशन ध्यान में रखो क्या है आपके सामने। ओके, नाउ यहाँ हम लोग अगर बात करें तो एक आधा क्वेश्चन है कि ये देखो, शायद आपको ये विजिबिलिटी के लिए प्रॉब्लम जाएगा, मैंने एज इट इज मार्टिन से उठाया, मगर फिर भी हम लोग पढ़ लेता हूं मैं आपको। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.10 मोल ऑफ इफेड्रिन and 0.01 mole of ephedrine hydrochloride per liter of solution since the pKb of ephedrine is 4.64। pKb दिया है इफेड्रिन का 6, ठीक है। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जीपैट में पूछने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, समझ के चलो। अब आपको क्या पूछा है, पीएच दिया है, पीकेबी, और अगर आपके पास ये इक्वेशन ना हो तो आपको प्रॉब्लम जाएंगी, ठीक है। लेट शो मी, मैं शो करता हूं आपके पास। आपको क्या दिया है, पीकेबी दिया है। आपको मालूम है पीकेडब्ल्यू कितना है, 14। पीके कितना दिया है, तो 6 कितना दिया है, 4.67 कितना दिया है, 4.64। ओके, 4.64, ठीक है। प्लस लॉग ऑफ बेस कितना दिया है, तो लेट्स सी द बेस कितना दिया है। हाँ, बेस दिया है सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.10 मोल ऑफ इफेड्रिन। इफेड्रिन का मतलब है बेस, एंड इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड HCl यानी क्लोरीन लगा है उसके साथ, इसका मतलब यह है सॉल्ट, उसका ही सॉल्ट। तो देखो 0.1 दिया है बेस और 0.01 दिया है आपको उसका सॉल्ट। नाउ कम टू दिस पार्ट। ओके, क्या दिया है, यानी बेस कितना दिया है 0.1 और सॉल्ट कितना दिया है 0.01। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि ये लॉग ऑफ, इसको हम लोग हटा देते हैं पॉइंट को, तो 1/0.1 मतलब ये लॉग ऑफ 10 है। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 है, 1 इसको तो खत्म कर दो, 1 की दैट मीन्स लॉग 10 यानी 1, ये हो गया पिक्चर से बाहर, यानी 14 माइनस 4.64। जो भी आंसर आपका आएगा इसको माइनस करके वो आपका आंसर होगा। इट्स लगभग 9.36, लगभग क्या यही होगा। पीएच मिल गया। कितना टाइम लगा आपको कैलकुलेशन के लिए, इट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। हम लोग बात करें 30-40 सेकंड में कैलकुलेशन होती है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो। समटाइम्स यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए होंगे तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वहां लॉग की वैल्यू दी रहती है, ठीक है। सो दिस वे यहां तक के तो हम लोग पहुंचे। नाउ कम इसका आंसर देख लेते क्या बता रहे हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर। इफ यू सी द आंसर, इट इज 10.36। आंसर 10.36 गलत हो रहा है ना कैलकुलेशन में। 14 माइनस 4.6 पर करो तो 9.36 होना चाहिए ना। ओके, तो लॉग कौन से इसमें बेटा, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली 9.36 प्लस लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 हैविंग अ वैल्यू 1, so overall answer is 10.36. okay, so here I need to correct the answer. This answer 9.36, log of 10 is equal to 1, that is plus 1, and answer is 10.36. so this is the answer as per your GPAT point of view. तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन भी कवर किए हैं। एज सच आपको सिर्फ इतना ही हम लोगों को बफर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना पड़ता है, जो हमने शुरुआत से किया अभी तक के, इतना ही अगर करो तो मोर देन इनफ है। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन निकाल दो। दिस इज फॉर कंप्लीट 5 मार्क क्वेश्चन, बार बार पूछा गया सवाल है यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमारे वाले। मोस्ट IMP, derive the equation for buffer, or what do you mean by Henderson Hasselbalch equation for 5 marks. Whatever I have given, it is only for acid, but you need to derive the equation for base also. So अगर 5 mark का question है, you can go with the base. Let us consider one example of base is like that is say BOH is a base and it undergoes dissociation is that is B plus and OH minus. Now come to the this part. यहां हम लोगों ने जो लिया था ये वाले पार्ट पे आप आ जाओगे। OH is equal to KB base and salt, फिर POH वाले पार्ट पे आप आओगे, फिर PKB और ये लास्ट वाला जो मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि ये इक्वेशन आपके
जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, उस इक्वेशन को आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके आपको बेस के लिए बनाना है। दिस इज कंप्लीट फॉर 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा ये कल के लेक्चर के पहले आपकी असाइनमेंट मुझे आना चाहिए, मैं आप गूगल क्लासरूम में आपकी असाइनमेंट डालूंगा सिर्फ हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो वो मुझे कल मिलना चाहिए। अब यहाँ हम लोग आते हैं, ये हमने इक्वेशन देखा, इसका आंसर भी देख लिया। लास्ट 3 और 4 मिनट्स है बेटा, उससे ज्यादा नहीं। सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बफर को, है ना, या पीएच को जो बफर में। द एडिशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, अगर हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग वीक एसिड और उसका सॉल्ट लिया, इसके अलावा मैंने कोई न्यूट्रल सॉल्ट डाला, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब जिसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, ये हमने लिया और इनका एक बफर बनाया, तो इसमें कॉमन आयन है एसीटेट और सोडियम, मगर मैंने इसमें पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया KCl। तो KCl में आपके पास कोई भी कॉमन आयन नहीं है दोनों के इसमें का, मगर इट विल एक्ट एज ओवर हियर न्यूट्रल सॉल्ट। यस, इट अफेक्ट न्यूट्रल सॉल्ट अफेक्ट द पीएच by changing the ionic strength of the entire buffer solution। हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन अफेक्ट करेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल आपको समझाया कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग sodium acetate and acetic acid buffer and I am adding a potassium chloride to it, the potassium chloride act as neutral over here and it will affect the buffer solution by changing the ionic strength। आयन की स्ट्रेंथ बढ़ेंगी यहां पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग यहां पर बात करेंगे, इसका क्वेश्चन रहता है एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज डाइल्यूशन। अगर मैं वाटर डालते जाऊं हमारे बफर में तो बफर का कितना पीएच चेंज होगा, as such shows the deviation depending on the what type of buffer you are going to use, because water sometime act as acid and sometime act as a base, like water is present, H3O plus will be as an acid and OH minus will be act as a base. So depending on what type of buffer you are going to use, water act as a acid and base, and that's why it shows the deviation only shows the deviation in pH. There is as such no huge change in pH by addition of the water. There is only deviation. That means if the buffer is 5.5, by addition of water the pH change into 5.55. That means only by 0.05. There is change by only 0.05. This happens with the water. So the one scientist Bate, this terminology may ask you in examination, GPAT examination, Bate terminology. Let's go with the Bate terminology. What the Bate suggest us, अगर मैंने कोई बफर लिया, if I took the buffer 1 liter and I diluted the buffer by half of its original value, that means 1 liter is original value and I am going to dilute by 0.5 liter, that means I am going to add a half liter water into the 1 liter buffer. Whatever the change in the pH is to be considered as dilution value, and this is the expressed by the Bates. तो यही चीज आपको जीपैट में पूछी जाती है कि बेट्स के हिसाब से क्या, तो इट इज नथिंग बट द चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूटिंग द बफर सॉल्यूशन टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ और ओरिजिनल वॉल्यूम। तो उससे आप इसको डाइल्यूट करेंगे तो दिस गिवन बाय द बेट्स। तो आपको ऑप्शन में इधर रहेगा बेट्स एंड इनके साइंटिस्ट के नाम, या आपको बताया जाएगा कि बेट्स के हिसाब से डाइल्यूशन वैल्यू मतलब क्या। इट इज डाइल्यूशन बाय 1/2, it is dilution by 1/3, it is dilution by 1/4, or it is dilution by double. There is the question, likewise the question, statement like question. So be careful while attempting such question. आपके 2 मार्क ऐसे ही आराम से बनते हैं। तो Bates equation is nothing but dilution value of buffer and it is obtained by dilution of the original amount of buffer by 1/2 of its original. Okay, so this is, and the last one is the temperature. Again it depends on the what type of buffer you are going to use. This shows the change in temperature, like acetic acid and sodium acetate buffer
shows increase in the pH while increasing the temperature. Which one? Acetate and sodium, that is acetic acid and sodium acetate buffer shows increase in the pH with increase in the temperature, while boric acid and sodium borate buffer shows decrease in the pH by change, that is while increase in the temperature. तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोडियम बोरेट और बोरिक एसिड का पीएच कम होगा और एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड का पीएच बढ़ेगा. सो अप टिल नाउ यहाँ तक हम लोग कवर किए. अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बफर कैपेसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे. ओके, टिल देन थैंक यू. तब तक के हम लोग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी ऑन माई मेल आईडी और ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. ओके, थैंक यू.